नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल GK आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं और इससे पहले मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अभी तक 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अर्थात भाग 9 तक मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैं इससे आगे भाग 10 की चर्चा करूंगा। जो छात्र मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आज होंगे, उन छात्रों से मैं ये कहूँगा कि मेरे द्वारा पहले के डाले गए वीडियो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो मैंने पहले वीडियो डाला है, उस 9 वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि पूरी की पूरी कहानी इस स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित वो आपको समझ में आ सके और आने वाली एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे छूट ना पाए। तो आइए आज हम भाग 10 की चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का 10वां वीडियो आज आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे भाग 9 वाले वीडियो को देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि मैंने उसमें जिक्र किया था अंतिम समय में काकोरी कांड का, और काकोरी कांड जैसी घटनाएं 9 अगस्त 1925 को अंजाम दी जाती हैं। जिस काकोरी कांड का उद्देश्य था आंदोलन चलाने के लिए धन को इकट्ठा करना, और इस कांड के बाद जो भी इसमें शामिल अभियुक्त थे उन सबको फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से भाग निकलते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम घोषित कर दिया जाता है। और फिर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेज़ों और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच गोलीबारी होती है तो अंतिम गोली को उन्होंने स्वयं मारकर अपने आप को देश के लिए बलिदान दे दिया था। तो आइए आज हम बात करें भाग 10 में, और आज हम काकोरी कांड से आगे की घटना के बारे में पढ़ेंगे। और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अगला घटना है वह है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन जिसका समय रहा है 1927 से 1928 के बीच। तो सर साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया। यही सर साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे और इस कमीशन को स्थापित कहाँ किया जाता है? लंदन में। अर्थात इस साइमन कमीशन की स्थापना लंदन में होती है 8 नवंबर 1927 को, और ये कानून भारत में पहुंचता है कब? तो भारत पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को। किस स्थान पर? तो मुंबई में। तो ये मुंबई में पहुंचा, जबकि स्थापना 8 नवंबर 1927 को इसका कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के शहर लंदन में। इस साइमन कमीशन की अगर बात की जाए तो इस साइमन कमीशन में कुल सदस्य थे 7, और ये सातों के सातों सदस्य थे सब के सब अंग्रेज। 7 अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और भारतीयों के नहीं होने के चलते इस साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो व्हाइट मैन कमीशन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज गोरे होते हैं, और चूंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था इसीलिए कुछ लोगों के द्वारा इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। लेकिन ये इतिहास में किस नाम से फेमस है? साइमन कमीशन। अब भारतीय इसमें शामिल नहीं थे, तो निश्चित है कि अगर कोई भारतीयों को लेकर कार्य होने वाला था तो भारतीयों के दुख सुख को, भारतीयों की पीड़ा को यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जिस तरफ से अंग्रेज जैसा चाहते वैसा इसमें नियम बनाकर भारतीयों के ऊपर थोप सकते थे, और वही बिल्कुल हुआ। इस साइमन कमीशन के भारत आने से पहले जो भारत की स्थिति है मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण देश स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ रहा था। हर वर्ग के लोगों के बीच, हर धर्म के लोगों के बीच नव चेतना का संचार हो रहा था, और सभी लोगों का एक ही राय था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए देश की आज़ादी का सपना पूरा किया जाए। इस तरह से अगर देखें तो सवर्ण वर्ग से लेकर दलित वर्ग तक, दलित वर्ग जो उस समय उपेक्षाओं का शिकार होता था, उनके ऊपर जुल्म होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी के ऊपर उनको ट्रस्ट था, उनको विश्वास था, और वो जानते थे कि उनकी मुसीबत को भी गांधी जी ही दूर करा सकते हैं। इसलिए दलित वर्ग के लोग भी गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। और इधर अगर देखा जाए तो दलितों को लेकर जो राजनीति करने वाले नेता थे उस समय भारत के अंदर, जो दलितों को आरक्षण दिलवाने की बात करते थे, दलितों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की बात करते थे, वो अपने आप को दलित वर्ग का ठेकेदार समझते थे।
लेकिन महात्मा गांधी के विश्वास और महात्मा गांधी के कार्यों को लेकर दलित वर्ग भी कहीं न कहीं गांधी जी की तरफ ही झुककर देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। और यही बात अंग्रेज़ों को शोभा नहीं दे रहा था। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अगर दलितों के अंदर गांधी जी की पकड़ मजबूत हो गई और दलित भी राष्ट्रीय चेतना में शामिल हो जाते हैं, देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होते हैं, तो फिर हमको यहाँ पर बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि दलितों को आरक्षण वगैरह देकर जो इनके हिमायती नेता हैं उनको आगे बढ़ा के दलितों पर एक ट्रम्प कार्ड खेला जाए और इस राजनीति के बल पर ही भारत में लंबे समय तक शासन किया जाए। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों का मंसूबा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि गांधी जी उस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे और गांधी जी को सपोर्ट हर वर्ग के लोगों ने कर दिया था। तब यहां पर अंग्रेज साइमन कमीशन को लेकर आते हैं और साइमन कमीशन को जब भारत में लेकर आते हैं तो इस साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य बनाया जाता है। देखिए कितना गलत उद्देश्य बनाया गया था। साइमन कमीशन का उद्देश्य ये था कि भारतीयों को आगे कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा कानून, कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप भारत में ही रह रहे हैं, भारत पर ही शासन कर रहे हैं, भारत के लोग ही आपके लिए कार्य कर रहे हैं और तब कह रहे हैं कि भारतीयों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि साइमन कमीशन में इसी बात को तय किया गया कि क्या भारतीयों को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, क्या भारतीय इस काबिल है कि वह संवैधानिक पदों का लाभ उठा सके। मुझे लगता है कि भारतीयों के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठने की औकात ही नहीं है, इसीलिए इनको कोई अधिकार आगे नहीं दिया जाएगा। अब ऐसा कानून और भारत में आए तो निश्चित है कि भारत के लोग इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। और जैसे ही ये 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कानून भारत के मुंबई शहर में पहुंचता है, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में कहां पहुंचा था, मुंबई में। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे ही ये भारत पहुंचा, भारत पहुंचते ही इसका विरोध होना शुरू हो गया और इस साइमन कमीशन का सबसे अधिक अगर किसी ने विरोध किया तो वह थे लाला लाजपत राय। ये साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध किए थे और इन्होंने साइमन कमीशन को लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था जिसको हम कहते हैं साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ, जिसको हम कहते हैं साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ, ये नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। यह पंजाब के रहने वाले थे और इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये पंजाब केसरी भी कहलाते हैं। अब देखिए लाला लाजपत राय इस साइमन कमीशन का विरोध कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 30 अक्टूबर 1928 को ये लाहौर में एक विशाल जनसभा करते हैं और उस जनसभा में साइमन कमीशन का विरोध करते हैं और इस बात की सूचना पहुंचती है पुलिस अधिकारी सैंडर्स के पास। और सैंडर्स के पास जैसे ही इसकी सूचना पहुंचती है कि लाला लाजपत राय लाहौर में एक मीटिंग कर रहे हैं साइमन कमीशन के खिलाफ, तो सैंडर्स अपने दल बल के साथ इस लाहौर में पहुंचता है, उस स्थान पर पहुंचता है जहां लाला लाजपत राय सभा कर रहे थे। और तब वह लाला लाजपत राय से बिना कुछ कहे उनके ऊपर लाठियों की बरसात शुरू कर देता है। इस तरह से लाला लाजपत राय को लाठियों से बुरी तरह से पीटा जाता है कि वह पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। और जिस समय उनको लाठियों से बुरी तरह से पीटा जा रहा था उस समय वह कह रहे थे कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के कफन की कील साबित होगा। आज एक लाला लाजपत राय को तुम मार दोगे अंग्रेजों, लेकिन ऐसे हजारों लाला लाजपत राय फिर से जन्म लेकर इस धरती पर वापस आएंगे और अंग्रेजों तुम्हें एक दिन इस देश को छोड़कर जाना ही होगा। तो ये थे हमारे वीर सपूत लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था अनहैप्पी इंडिया। ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनहैप्पी इंडिया यह किसका पुस्तक है, लाला लाजपत राय का।
इसी लाला लाजपत राय की मृत्यु अस्पताल में ही 17 नवंबर 1928 को हो जाती है। तो लाला लाजपत राय देश के लिए अपना बलिदान दे चुके थे, लेकिन क्या हमारे देश के जांबाज क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु को बेकार जाने देंगे? लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद पंजाब ही नहीं बल्कि समस्त भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का बिगुल बज चुका था, और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुख्य भूमिका निभाई थी तो वह थे भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों ने यह तय कर लिया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु को हम बेकार जाने नहीं देंगे। सैंडर्स, तुमने लाला लाजपत राय को मौत नहीं दिया है, बल्कि अपनी मौत को तुमने दावत दे दिया है। और याद रखना, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है, और 1 महीने के अंदर हम भी तुम्हारी किताब को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और फिर प्लान कैसे तैयार करते हैं, ध्यान से सुनना। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद उस स्थान पर जहां सैंडर्स रहते थे, वहां की सड़कों पर 4:15 बजे के आसपास बिल्कुल व्यस्त मुद्रा में और आसानी से बिना किसी चिंता के भाव को लेकर टहल रहे थे। वहां पर जो डीएवी हाई स्कूल था, उसके पीछे चंद्रशेखर आजाद छुपे हुए थे, और चंद्रशेखर आजाद छुपकर अंग्रेजों का टोह ले रहे थे, ताकि कोई भी अगर अंग्रेज आए तो अपने साथियों को तुरंत सचेत कर दें। इधर राजगुरु अपने साइकिल से उतरकर नीचे इस तरह से बैठ जाते हैं जैसे मानो उनकी साइकिल खराब हो गई हो, और साइकिल के खराब होने वाले बहाना को लेकर ठीक उसी प्रकार से नीचे वो बैठ जाते हैं। और भगत सिंह आराम से उस सड़क पर टहल रहे थे। जैसे ही सैंडर्स आता है, राजगुरु भगत सिंह को सचेत करते हैं, और जैसे ही भगत सिंह सचेत होते हैं, राजगुरु तुरंत अपने साइकिल के पास से उठते हैं और उठकर पिस्तौल से सीधे उनके माथे पर वार करते हैं। माथे पर गोली लगने के चलते सैंडर्स अचेत होकर वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं, और जैसे ही गिरते हैं भगत सिंह उसके बाद 3 से 4 गोली लगातार उनके सीने में ठोक देते हैं, ताकि बची कुची कहानी भी उनकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। यह दृश्य देखकर जैसे ही सैंडर्स का अंगरक्षक चनन सिंह दौड़कर आता है, ठीक चंद्रशेखर आजाद उसके ऊपर पिस्तौल तान देते हैं और कहते हैं आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आज ही तुम्हें यमराज से मुलाकात करवा दूंगा। लेकिन चनन सिंह इस बात को मानता नहीं है और वह आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है, चंद्रशेखर आजाद की गोली उनके माथे पर भी लगती है और वह भी वहीं पर गिर जाते हैं, और वह भी वहीं पर गिर जाते हैं, और सैंडर्स की तरह वह भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लिया था। इसके बाद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में जाकर सदस्यता ग्रहण करते हैं और अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का इस पार्टी के अंदर विलय कर देते हैं। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी पार्टी उस समय बन गई थी। इसके बावजूद भी भगत सिंह नहीं रुकते हैं और आगे चलकर इन्हीं भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया जाता है। जब इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, और जब ये केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे तो इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम क्यों फेंका था? तो इन्होंने बम इसलिए फेंका था क्योंकि वह अंग्रेजों के द्वारा भारतीय मजदूरों को सताए जाने से काफ़ी परेशान थे, और भारतीय मजदूरों को लेकर उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल वो पास करने वाले थे, जिस पब्लिक सेफ्टी बिल से मजदूरों को काफ़ी नुकसान होने वाला था। इसलिए भगत सिंह ने तय किया कि वह पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए किसी को मारेंगे नहीं। उन्हें मारना किसी का उद्देश्य नहीं है,
लेकिन वह अंग्रेज़ों को डराना चाहते हैं और इसी डर को पैदा करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था और बम फेंकते हुए उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तथा साथ ही साथ साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे नारे लगाए गए थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद भगत सिंह को यह जानते थे कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अंग्रेज उनको छोड़ेंगे नहीं। फिर भी वो निडर होकर नारा लगा रहे थे। अंग्रेज बटुकेश्वर दत्त को और भगत सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद 2 साल तक वह जेल के सलाखों में रहते हैं और इन्हीं जेल के अंदर रहकर उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध लेख लिखा था जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूं। इस जेल के अंदर रहकर ही भगत सिंह और उसके साथियों के द्वारा जेल में भूख हड़ताल किया गया था और इसी भूख हड़ताल में उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास 64 दिनों की भूख हड़ताल के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 64 दिनों तक भूख हड़ताल किए थे यतीन्द्र नाथ दास और इसी भूख हड़ताल के चलते इनकी मौत हुई थी। तो जेल में 2 साल का वक्त गुजारे और 2 साल का वक्त गुजारने के बाद जिस दिन उनको फांसी दिया जाना था, यानी 23 मार्च 1931, वह 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले थे। जब फांसी के फंदे पर अंग्रेज उन्हें लेकर जा रहे थे तो फांसी के फंदे पर झूलते समय मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। ऐसे थे हमारे देश के वीर सेनानी, ऐसे थे हमारे वीर देश के क्रांतिकारी। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी जाती है और इतिहास में ये 23 मार्च का दिन बलिदान दिवस के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसको बलिदान दिवस भी कहा जाता है और इसी को शहीद दिवस भी कहा जाता है। तो बलिदान दिवस या शहीद दिवस 23 मार्च 1931 को कहा जाता है, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ऐसे थे हमारे देश के क्रांतिकारी और ऐसी थी उनके अंदर देश को आज़ादी दिलवाने का जज्बा। भगत सिंह ने ठीक ही कहा था, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफ़ा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम के इंतहा क्या है। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर आगे मिलेंगे इस स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को आगे बढ़ाने के लिए। अगले वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।